ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। आराध्या, आराध्या बेटा, कम ऑन। हम कितनी देर से तुम्हें नाश्ता के लिए बुला रहे हैं, आ क्यों नहीं रही हो? मैंने बोला ना, खाना खाने का मन नहीं है मेरा। जब मन होगा तो खा लूंगी। इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। न रातों को सोती है, न पूरा पूरा दिन कुछ खाती है। समझ नहीं आता आखिर इसे हो क्या गया है। अरे रिलैक्स करो गीता, बच्ची है वो। किसी बात से मूड खराब होगा, जब मूड ठीक होगा तो अपने आप खा लेगी। हर बात में जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद प्लीज मेरी बेटी के पीछे मत पड़ जाना। राजीव ने गीता को हक किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वो सुबह ऑफिस जाकर रात को वापस भी आ गया, लेकिन आराध्या अपने कमरे से बाहर नहीं आई। गीता गुस्से में उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रही थी। अरे ये क्या कर रही हो गीता, दरवाजा तोड़ दोगी क्या? तो और क्या करूं? आप ऑफिस जाकर वापस भी आ गए, लेकिन ये लड़की कमरे से बाहर नहीं आई है और ना ही इसने कुछ खाया है। बहुत हो गया आपका लाड, इससे ज्यादा सर पर चढ़ाने नहीं दूंगी मैं इसे। गीता की यह बात सुनकर राजीव भी हैरान हो गया कि आराध्या ने सुबह से अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोला है। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन आराध्या ने दरवाजा नहीं खोला। तो इस बार राजीव की सब्र का बांध भी टूट गया और उसने दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन आराध्या को तो जैसे दरवाजा टूटने से कोई मतलब ही नहीं था। वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने हाथों को लगातार चलाती हुई किसी कागज पर कुछ बना रही हो। राजीव ने आगे बढ़कर देखा कि एक ब्लैक क्रेयो से एक आराध्या एक पेंटिंग बना रही थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थी, बस टेबल पर एक मोमबत्ती चली हुई थी। राजीव ने रूम की लाइट्स ऑन की और जैसे ही उसने उस पेंटिंग को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। राजीव ने तुरंत उसके हाथे से वो पेपर छीन लिया। ये सब क्या बना रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ये क्या बेहुदा हरकत है? आराध्या ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उन्हें इतने गुस्से से देखा जैसे वो उन्हें अभी मार ही डालेगी। उसने जल्दी से उनके हाथ से वो पेपर छीना और किसी कैंडी की तरह उस पेपर को खा गई। आराध्या बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? बाहर निकालो उसे। आराध्या अपने घरवालों की तरफ देखकर इतने भयानक तरीके से मुस्कुराई कि उसे देखकर उसके घरवालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो उठी और सीधी अपने कमरे के अटैच्ड वॉशरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से शावर चलने की आवाज आई, लेकिन साथ में आराध्या की भयानक चीख भी सुनाई दी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? आराध्या, आराध्या, तुम ठीक तो हो? बेटा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? राजीव, दरवाजा तोड़ दो वॉशरूम का। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। सोचो मत, दरवाजा तोड़ दो राजीव। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए राजीव ने वॉशरूम का दरवाजा भी तोड़ दिया। अभी तक वो जितने डरे हुए थे, अंदर का नजारा देखकर उनका हाल और बेहाल हो चुका था। आराध्या वॉशरूम के फर्श पर गिरी हुई थी और सवार से उबलता हुआ पानी गिर रहा था। उसका शरीर जलकर लाल हो गया था। राजीव ने जल्दी से सावार बंद किया। आराध्या की हालत काफी नाजुक थी, इसलिए देर न करते हुए उसे तुरंत अस्पताल ले जाने लगे। गोमती काकी, आराध्या की हालत बहुत नाजुक है। हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आप यही रहना। आज रात को शायद आपकी जरूरत पड़ सकती है। गोमती काकी ने गीता को हौसला दिया और रात को वही रुक गई। वो लोग उसे अस्पताल लेकर गए और यहां गोमती काकी ने घर में तिल के तेल का दीपक जलाया। वो हाथ जोड़कर बैठी रही, लेकिन वहां आराध्या की हालत बहुत खराब थी। देखो ना, तो इस लड़की को नहीं कोई मेंटल प्रॉब्लम है और ना ही इसने पहले कुछ ऐसा किया है, तो अचानक से ये सब कैसे हो गया? देखो तो, इसको जरा क्या हाल बना लिया इसने अपना। पूरी बॉडी पर छाले बन चुके हैं। पता नहीं कितने महीनों में जाकर ठीक होगी ये। और हाँ,
अगर इसने फिर से ऐसा कुछ कर लिया ना तो इस बार बचा नहीं पाएंगे हम। डॉक्टर आराध्या के रूम में बाकी डॉक्टर्स के साथ ये सब बात कर रहे थे। एक हफ्ते तक आराध्या को अस्पताल में ही एडमिट रखा गया। इस बीच उसने कुछ खाया तो वो सिर्फ दवाइयां थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी हो। घर आई तो माँ पिताजी के साथ साथ गोमती काकी ने भी उसका बहुत ध्यान रखा। डॉक्टर्स ने उसकी घावों पर दवाई लगाने के लिए दी थी। उसके घावों के भीतर पस भारी थी। जैसे ही गीता उसके घाव पर दवाई लगाती थी तो आराध्या दर्द से बिलख उठती थी। उसे दर्द से बिलखते देखकर गीता के आंसू निकल जाते थे। कितनी हंसती, सुंदर सी खिलखिलाती हुई बच्ची थी मेरी। पता नहीं किसकी ऐसी नजर लग गई। इसकी ऐसी हालत और देखी नहीं जाती है मुझे से। आपकी तकलीफ मैं समझ रही हूँ मालकिन। अपने बच्चे का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। आप जाए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। तब तक मैं आराध्या बेबी का ध्यान रखती हूँ। गोमती काकी ने गीता को थोड़ा हौसला दिया। कई रातों से गीता भी ठीक से सोई नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम करने जाने लगी। गोमती काकी आराध्या के बिस्तर के बगल में चटाई डालकर बैठी थी। लगभग 1 घंटा बीत गया होगा। आराध्या जोर जोर से चीखने लगी। उसके जले हुए घावों से खून निकलकर बहने लगा। वो इतने दर्द में चीख रही थी कि अगर कोई उसकी चीख सुने तो उस दर्द की अनुभूति से भी उसकी आत्मा कांप जाए। मम्मा, मम्मा, मम्मा। आराध्या बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? तू ठीक तो है ना? गीता दीदी जल्दी आइए। अरे ये क्या? पूरी चद्दर पर खून ही खून। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मम्मा, मम्मा, मम्मा। आराध्या की चीख सुनकर गीता और राजीव दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। उसकी हालत देखकर उन दोनों के आंसू थामने को नाम नहीं ले रहे थे। आराध्या बुरी तरह से बिस्तर तड़प रही थी और दर्द से तड़पते हुए बार बार अपनी मां को पुकार रही थी। मम्मा, मम्मा, मम्मा। प्लीज कुछ कीजिए राजीव। अपनी बेटी की ऐसी हालत और नहीं देख सकती मैं। मम्मा। तुम चिंता मत करो गीता, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ मेम साहब, बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप हौसला मत हारे। शांता काकी ने गीता को थोड़ा शांत किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने जब आराध्या की हालत देखी तो उनका भी दिल दहल उठा। उन्होंने जल्दी से आराध्या को दवाई लगाई। उसके घावों में दवाई लगने से कुछ राहत महसूस हुए, लेकिन डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था ये आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। ओ माय गॉड, ये सब क्या है? मेरी पूरी लाइफ में मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा। आपकी बेटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है, और वो भी पूरी जान लगाकर उसके पूरे शरीर को छिल दिया किसी ने। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? आराध्या के साथ तो कमरे में गोमती काकी थी। गोमती काकी, आपने मेरी आराध्या के साथ ऐसा किया? आप ये क्या कह रही है मालकिन? आराध्या मेरी बेटी जैसी है, मैं भला उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? नहीं मम्मी, गोमती काकी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो बेचारी तो मेरे लिए यहाँ पर चटाई पर बैठी थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बस ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर में अनगिनत पिन चुभा रहा है। मेरे शरीर में इतना दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था मम्मा। कोई जानबूझकर मेरे साथ गलत करना चाह रहा है मम्मा। लेकिन आराध्या, तुम तो कह रही हो कि तुम्हारी दाई ने ऐसा नहीं किया और कमरे में उनके अलावा कोई और नहीं था। फिर कौन तुम्हारे साथ जानबूझकर करेगा ऐसा? मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। लेकिन मुझे इतना पता है, कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन आसान मौत नहीं देना चाहता। कोई चाहता है कि मैं तड़प तड़प कर मरूं, तड़प तड़प कर मरूं। ये सब बोलते बोलते अचानक आराध्य पर न जाने कौन सा सम्मोहन सवार हो गया।
उसने बार बार इस बात को बोलना शुरू किया और अचानक से उठ खड़ी हुई। उठकर सीधे वो अपने डाइनिंग टेबल की तरफ गई और वहां फ्रूट बास्केट में रखे चाकू को उठाया और अपने शरीर पर उसने घाव करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। गोमती काकी ने जल्दी से आकर उसके हाथ से चाकू छीना। सब जल्दी से बाहर की तरफ आए। तब तक आराध्या बेहोश हो चुकी थी। पहले ही उसकी हालत इतनी खराब थी और उन घावों पर जब उसने खुद को चोट पहुंचाई तो उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो गई। देखो, आई थिंक आपकी बेटी को अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ये सब शायद उसने खुद ही अपने साथ किया है। इसे यहाँ पर रखना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और वहीं इसे रखना होगा। आराध्या को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन बार बार जले हुए शरीर पर चोट लगने की वजह से शायद उसका शरीर अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो चल बसी। अस्पताल के बेड पर उसने आखिरी सांस ली। उसकी मां ने उसे अंतिम विदाई के लिए उसे नए कपड़े पहनाए और उसके पुराने कपड़ों में कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक काले रंग की गुड़िया जिस पर अनगिनत पिन चुभी हुई थी। गीता ने उस गुड़िया के अंदर से एक पिन निकाली तो उस गुड़िया के अंदर से खून की बूंदें टपकने लगी और जैसे ही गीता ने आराध्या के पार्थिव शरीर को देखा तो ठीक उसी जगह से उसके शरीर से भी खून टपक रहा था। गीता समझ गई थी कि उसकी बेटी को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, बल्कि जो उसकी बेटी कह रही थी वो बिल्कुल सच था। कोई तो चाहता था कि वो तड़प तड़प कर मरे, लेकिन कौन? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में मानो घूम रहा हो, लेकिन वो चाहकर भी इसका जवाब नहीं ढूंढ सकती थी। आज से 2 साल पहले आराध्या कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जितनी सुंदर थी उतना ही घमंड उसके अंदर था। अरे कब तक उसे बस देखता रहेगा? जाकर उससे अपनी मन की बात क्यों नहीं करता? अबे नहीं यार, वो कहा और मैं कहा, कितने सुंदर है वो। मुझ जैसे लड़के को तो देखे की भी नहीं। मैं बस उससे दूर से देख लेता हूं। मेरे लिए वही बहुत है। तू भी ना यार, एक नंबर का पागल है। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो अब तक खपका बोल दिया होता। खैर बाकी तेरी मर्जी। अभी किसी के साथ कोई जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती। विकास कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही आराध्या को पसंद किया करता था, लेकिन कभी खुलकर अपनी बात को नहीं बोल पाया। कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था और इन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करना था। साथ में काम करते करते विकास को आराध्या से और ज्यादा लगाव हो गया और एक दिन उसने आराध्या को अपने दिल की बात बोल डाली। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और चाहते हो कि मैं तुम जैसे फट्टू को डेट करूं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे लायक हो? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लायक हूं? भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ कहा। ओह, बच्चा तो रोने लगा। ओह, बच्चे की इंसर्ट हो गई। अगर आज के बाद मेरे आसपास भी भटके ना तुम, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। आराध्या ने पूरे कॉलेज में ये बात फैला दी और सबने मिलकर विकास का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी विकास सब कुछ सहता रहा। अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगा था। धीरे धीरे उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया और बस दिन रात अपने कमरे में खुद को बंद करके रहने लगा। विकास, खाना खा ले बेटा, कमरे से बाहर आ जा। कोई परेशानी है तो मुझे बता। विकास, विकास। विकास ने कोई जवाब नहीं दिया और बस इसी तरह अपने दिन बिताने लगा। तभी एक दिन अचानक उसके फोन पर आराध्या का कॉल आया। वो बहुत घबराई हुई थी। हेलो विकास, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ यार। प्लीज मेरी मदद करो। मुश्किल? कैसे मुश्किल? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। बस मैं तुम्हें ये एड्रेस भेज रही हूँ, तुम जल्दी से वहां पर आ जाओ। विकास को लगा कि पता नहीं आराध्या किस मुसीबत में फंस गई है और उसने पहली बार उसे मदद के लिए बुलाया है, तो उसे मदद के लिए मना नहीं करना चाहिए। इसलिए वो आराध्या के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। बिल्कुल सुनसान रास्ता था, आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन विकास जब लाइव लोकेशन पर पहुंचा
तो वहां किसी की लाश पड़ी थी। किसी ने मर्डर कर दिया था शायद। ये सब देखकर विकास बहुत घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके चेहरे पर एक लाइट फ्लैश हुई। उसने चेहरा पलटकर देखा तो आराध्या हंसती हुई उसकी फोटो ले रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? मेरी फोटो क्यों खींच रही हो इस लाश के साथ? तुम भी ना बहुत भोले हो विकास। जिस लड़की ने कभी तुम्हें भाव नहीं दिया, पूरे कॉलेज में तुम्हारा मजाक बनाकर रख दिया, वो तुम्हें बुला रही है तो तुम्हें सोच समझ कर आना चाहिए था ना। बेवकूफ लड़का, मुझसे खून हो गया था इसका। अब पुलिस इसके खूनी को ढूंढेगी ना, और खूनी तो तुम हो। क्या? पागल मत बनो आराध्या, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा, जेल नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन करेगी? ना तो तुम उतने अमीर हो कि तुम जबरदस्ती किसी को खुद पर यकीन करवा पाओ, और बाकी तुम्हारे खिलाफ ये सबूत तो है ही मेरे पास। मैं कुछ भी बोल दूंगी, लेकिन फंसोगे तुम। बस अभी पुलिस को बुला रही हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक विकास के साथ ये सब हुआ। वो इतना बौखला गया कि सीधा अपने घर भाग गया और अपनी मां को उसने सब कुछ बताया। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। विकास चिल्लाता रह गया कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बिना गुनाह के जेल की सजा काट रहा था वो। धीरे धीरे मानसिक हालत खराब होने लगी थी उसकी। ये दर्द कभी मैं भी और खुद नहीं को सह चोट सकता। पहुंचा लेता था। बस हर समय जेल में अपने बालों को पकड़कर गिनता रहता था और एक ही बात बड़बड़ाता था। नहीं किया मैंने, खून नहीं किया मैंने। मेरी माँ घर पर अकेली है, मुझे छोड़ दो। धीरे धीरे उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे और एक दिन वो बेचारा हमेशा के लिए शांत हो गया। उसके परिवार में उसकी मां के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसकी मां ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी मां की आंखों में अपने बेटे को खोने का जितना दुख था, उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि जो कुछ भी उसके बेटे के साथ हुआ, वो उसका हकदार नहीं था। जानबूझकर उसे फंसाया गया और बिन मौत उसका बच्चा मारा गया। मेरा बेटा मर गया तेरी वजह से। तेरे पास आऊंगी मैं, तेरे साथ रहूंगी मैं। अपनी आंखों से तुझे तड़पते हुए, पल पल मरते हुए देखूंगी मैं। बहुत तड़प कर मारूंगी मैं तुझे, बहुत। जैसे मेरा बेटा मरा है, वैसे ही तू भी जाएगी। बिना मौत मार दिया था ना मेरे बेटे को। बहुत तड़पा तड़पा कर मारा मैंने तुझे। मेरे बेटे की आत्मा को आज शांति मिलेगी। तू मर गई ना, अब वो मुक्त हो जाएगा।